नेक्स्ट अपने पास फिफ्थ इफेक्ट है, फिफ्थ एप्लीकेशन है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम। जैसे कोई एल नॉट स्ट्रिंग की लेंथ है, कोई मेटल की स्ट्रिंग है, उसकी लेंथ एल नॉट है, उससे एक कोई बोग जो है वो अटैच है। तो इसके लिए अगर हम टाइम पीरियड की बात करें तो टाइम पीरियड जो होता है टी इज इक्वल टू होता है 2 पाई अंडर रूट एल नॉट अपॉन में जी। ये टाइम पीरियड है होता है अपने पास कि कोई भी सिंपल पेंडुलम है, तो सिंपल पेंडुलम की स्ट्रिंग की लेंथ एल नॉट है, तो टाइम पीरियड जो है वो होता है 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन में जी। अब यहाँ से अगर हम बात करें तो देखो ये है आपके पास रूम टेम्परेचर टी। अगर ये मेटल की स्ट्रिंग है तो अगर मैं इसका टेम्परेचर इंक्रीज करके कर दूँ टी प्लस डेल टी, टेम्परेचर में इंक्रीमेंट कर दूँ तो टेम्परेचर में इंक्रीमेंट करने पर इसकी लेंथ में भी इंक्रीमेंट हो जाएगा, और लेंथ में इंक्रीमेंट होकर मैंने बोल दिया कि लेंथ इसकी इंक्रीज हो जाएगी। लेंथ इंक्रीज हो जाएगी तो लेंथ पर डिपेंड कर रहा है टाइम पीरियड, अगर लेंथ इंक्रीज हो गई तो टाइम पीरियड जो है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। तो हमें ये इफेक्ट देखना है कि लेंथ पर टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में टाइम पीरियड किस तरीके से डिपेंड करता है। तो अगर मैं टाइम पीरियड और लेंथ का डायरेक्ट यहाँ से रिलेशन देखूँ तो मैं ये लिख सकता हूँ कि टाइम पीरियड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एल नॉट यानी लेंथ की पावर 1/2 के। अगर हम फ्रैक्शनल चेंज की बात करें तो मैं यहाँ पर ऐसे लिख सकता हूँ परसेंटेज चेंज इन टी इज इक्वल टू 1/2 इंटू परसेंटेज चेंज इन लेंथ। परसेंटेज चेंज इन टी इसका मीनिंग हो गया डेल टी अपॉन टी मल्टीप्लाइड बाई 100 इज इक्वल टू 1/2 इंटू परसेंटेज चेंज इन लेंथ का मीनिंग हो गया डेल एल अपॉन में एल इंटू में 100, डेल एल अपॉन एल नोट इनिशियल लेंथ और यहाँ पर इनिशियल टाइम पीरियड। अगर हम 100 से 100 कैंसिल आउट कर देंगे तो मैं लिखूंगा डेल टी अपॉन में टी इज इक्वल टू 1/2 इंटू डेल एल। डेल एल अगर हम टेम्परेचर टी से टी प्लस डेल टी इंक्रीज कर रहे हैं तो डेल एल चेंज इन लेंथ कितनी हो जाती है, चेंज इन लेंथ हो जाएगी एल नोट एल्फा डेल टी अपॉन में एल नोट से एल नोट कैंसिल आउट होकर हमें फ्रैक्शनल टाइम पीरियड चेंज इन टाइम पीरियड की वैल्यू मिल जाती है डेल टी अपॉन में टी इज इक्वल टू 1/2 इंटू एल्फा डेल टी। ये डेल टी जो हम लिख रहे हैं ये है आपके पास चेंज इन टाइम पीरियड, और ये जो डेल टी हम लिख रहे हैं ये है आपके पास चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर के अंदर कितना चेंज कर रहे हैं। हम चेंज इन टेम्परेचर को डेल थीटा से भी लिख सकते हैं, तो डेल थीटा से अगर मैं लिख दूं अगर आपको कन्फ्यूजन हो तो 1/2 एल्फा डेल थीटा। ये डेल थीटा जो है वो है आपके पास चेंज इन टेम्परेचर, डेल टी जो है वो है आपके पास चेंज इन टाइम पीरियड। अगर डेल टी की वैल्यू देखें तो हम लोग लिख देते हैं 1/2 एल्फा डेल थीटा इंटू में टी। टी है आपके पास टाइम। अब क्वेश्चन जो है वो किस तरीके से आ सकता है कि आपको बोल दे कि अगर लेंथ इंक्रीज हो गई या टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, तो अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा तो इसकी लेंथ के अंदर इंक्रीमेंट होगा, और लेंथ के अंदर इंक्रीमेंट के अकॉर्डिंग टाइम पीरियड जो है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। टाइम पीरियड इंक्रीज होने का मतलब है कि पेंडुलम की जो क्लॉक है वो स्लो हो जाएगी। अब स्लो हो जाएगी इसका मतलब लूज टाइम, यानी क्लॉक जो है वो टाइम को खो रही है, लूज टाइम हो रही है उसके अंदर। तो कितना लॉस होगा टाइम का, अगर टाइम के लॉस की हम बात करें तो लॉस इन टाइम इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास 1/2 एल्फा डेल टी इंटू में टी। अगर हम एक छोटी सी बात और देख लें कि अगर सीधा डायरेक्ट हमें पूछ ले कि टाइम
lost by a clock in a day, टाइम लॉस्ट बाय ए क्लॉक इन ए डे, तो कितना होगा? हम जानते हैं कि पूरे अगर दिन की बात करें, पूरे डे की बात करें, तो पूरे डे के अंदर जो टाइम है वो टाइम अपने पास सेकंड्स के अंदर मैं लिख रहा हूँ 86400 सेकेंड होता है। तो अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज करता हूँ तो कितने टाइम का लॉस हो जाएगा? तो वो मैं लिखूँगा डेल टी इज इक्वल टू 1/2 एल्फा डेल थीटा, और मेरे पास आ गया, मैंने टाइम लिख दिया 86400, यानी इसकी वैल्यू मुझे मिल जाएगी 43200 एल्फा डेल थीटा सेकेंड। यानी टेम्परेचर इंक्रीज करने पर पूरे दिन के अंदर इन ए सिंगल डे, अगर डे की बात करें तो पूरे डे के अंदर कितने टाइम का लॉस होगा? तो वो टाइम लॉस जो है अपने पास, वो टाइम लॉस हो जाएगा 43200 एल्फा डेल थीटा सेकेंड का टाइम लॉस अपने पास हो जाएगा। अब क्या होगा कि अगर टाइम इंक्रीज हो रहा है, यानी टाइम पीरियड जो है वो इंक्रीज हो रहा है, तो टाइम पीरियड इंक्रीज होने का मतलब है कि एक रोटेशन जो लगा रहा है ये पेंडुलम क्लॉक, वो एक रोटेशन लगाने में जो टाइम लग रहा है वो कम लग रहा है, सॉरी, टाइम जो लग रहा है वो ज़्यादा लग रहा है। टाइम ज़्यादा लग रहा है, इसका मतलब क्या होगा? क्लॉक विल लूज टाइम, या फिर मैं इसको क्या बोल सकता हूँ, इट इम्प्लाइज बिकम्स स्लो, बिकम्स स्लो, क्योंकि टाइम ज़्यादा लग रहा है, टाइम ज़्यादा लग रहा है यानी एक रोटेशन कंप्लीट करने में ज़्यादा टाइम लग रहा है, ज़्यादा टाइम लग रहा है तो क्लॉक विल लूज टाइम, इट इम्प्लाइज बिकम्स स्लो। अगर टाइम कम हो रहा है, कम कब होगा? जब मैं टेम्परेचर डिक्रीज करूँगा, टेम्परेचर डिक्रीज करने पर लेंथ जो है वो डिक्रीज हो जाएगी, और लेंथ डिक्रीज हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? लेंथ डिक्रीज होने पर टाइम जो है वो कम हो जाएगा, टाइम पीरियड कम हो गया, इसका मतलब क्लॉक विल गेन टाइम, इट implies becomes फास्ट, बिकम्स फास्ट। अब ये होगा कब कि टाइम टाइम पीरियड ज़्यादा, टाइम पीरियड ज़्यादा, इसका मतलब क्या हो गया कि टेम्परेचर आप इंक्रीज कर रहे हो, और टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो और टाइम पीरियड ज़्यादा हो गया, तो ये टाइम पीरियड ज़्यादा होने से स्लो हो गई आपकी क्लॉक। तो ऐसा कब होता है? तो ऐसा होता है समर के अंदर, क्योंकि समर के अंदर जो एवरेज टेम्परेचर है वो ज़्यादा होता है। और अगर टाइम पीरियड कम हो रहा है, इसका मतलब कब कम हो रहा था? जब टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे थे। तो टेम्परेचर डिक्रीज करने पर जब क्लॉक विल गेन टाइम, इट इम्प्लाइज बिकम फास्ट, कब बन जाती है? जब विंटर होता है, क्योंकि विंटर के अंदर जो एवरेज टेम्परेचर होता है वो एवरेज टेम्परेचर होता है कम। तो एवरेज टेम्परेचर कम होने की वजह से जो पेंडुलम क्लॉक्स हैं वो फास्ट बन जाती हैं। तो अब हमें ये तो प्रॉब्लम है कि कैसे, कि अगर समर और विंटर का इफेक्ट पड़ रहा है पेंडुलम क्लॉक पर, तो हमें जो पेंडुलम क्लॉक टाइम शो करती है वो करेक्ट कैसे हो सकता है? तो हमारे पास जो पेंडुलम क्लॉक होती है, उस पेंडुलम क्लॉक का जो ये स्ट्रिंग है, यहाँ पर जो स्ट्रिंग यूज किया जाता है, जो मेटल यूज किया जाता है, इसे हम मेटल नहीं बोल सकते, वो जो होता है प्रोडक्ट होता है इनवार। इनवार एक मिक्स्ड मेटल होता है, जिससे हम लोग इस स्ट्रिंग की, ये जो स्ट्रिंग है इसको बनाते हैं। इनवार के लिए जो अल्फा की वैल्यू होती है वो वेरी लो, बहुत कम होती है, और अल्फा की वैल्यू जिसके लिए बहुत कम होती है, बहुत ज़्यादा छोटी होती है, उस पर टेम्परेचर जो है उसका इफेक्ट उतना ही कम पड़ता है।
टेम्परेचर का इफेक्ट कम पड़ेगा, इसका मतलब उसकी लेंथ में इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट नहीं होता। लेंथ में इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट नहीं होगा, उसकी वजह से उसका जो टाइम पीरियड है वो भी कांस्टेंट रहेगा, यानी उस पर इतना ज़्यादा कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। एक सिंपल से एग्जांपल से शुरुआत करते हैं। क्या बोल रहा है, ए मेटल रोड ऑफ सिल्वर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इज हीटेड टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड, its length is increased by 0.19 cm, coefficient of cubical expansion of the silver rod is, initial length आपको दे रखी है 1 मीटर। तो कैसे क्वेश्चन को सोल्व करें, तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि लेंथ में इंक्रीमेंट आपको गिवन है, तो टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में लेंथ में इंक्रीमेंट का क्या फॉर्मूला होता है, तो हम लिखते हैं कि डेल एल इज इक्वल टू होता है एल नॉट एल्फा डेल टी। एल्फा लीनियर कोफिशिएंट हो गया अपने पास, डेल एल की वैल्यू दे रखी है, एल नोट की वैल्यू आपको दे रखी है, डेल टी की वैल्यू दे रखी है, एल्फा की वैल्यू यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एल्फा इज इक्वल टू डेल एल अपॉन में एल नोट डेल टी। डेल एल की वैल्यू है 0.19 cm के अंदर है ये आपके पास। एल नोट इनिशियल आपको दे रखी है 1 मीटर, तो 1 मीटर को हम cm में ही कन्वर्ट कर लेते हैं। cm में कन्वर्ट करेंगे तो हमने लिख लिया 100 cm। चेंज इन टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर 100 हो रहा है, इनिशियल टेम्परेचर 0 था, तो चेंज कितना हुआ, फाइनल माइनस इनिशियल, 100 माइनस 0 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 100 cm, और ये भी cm, तो cm से cm कैंसिल आउट, नीचे टेम्परेचर बच रहा है केवल, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास 0.19 अपॉन में 10 की पावर 4, या फिर अल्फा की वैल्यू मैं लिख सकता हूँ 0.19 इंटू 10 की पावर -4 पर डिग्री सेंटीग्रेड। अब यहाँ से अगर हम अल्फा की वैल्यू देखें तो अल्फा की वैल्यू मिल गई, लेकिन अपने को पूछा क्या, अपने को पूछा है क्यूबिकल एक्सपेंशन कोफिशिएंट। तो क्यूबिकल एक्सपेंशन का मीनिंग होता है, आपको पूछ रहा है वॉल्यूम एक्सपेंशन कोफिशिएंट, यानी गामा की वैल्यू आपको पूछ रहा है। तो अल्फा की वैल्यू दी हुई हो अपने को और गामा की वैल्यू निकालनी हो, तो गामा और अल्फा के अंदर रिलेशन होता है गामा इज इक्वल टू 3 अल्फा। तो 3 अल्फा की वैल्यू है 0.19 इंटू 10 की पावर -4, तो कितना हो जाएगा ये 7, और कितना हो गया 5.7 इंटू 10 की पावर -4 पर डिग्री सेंटीग्रेड और पर केल्विन। ये आपका हो गया रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट अपने पास एग्जांपल है कि a uniform metal rod is used as a bar pendulum. If the room temperature rises by 10 degree centigrade and the coefficient of linear expansion of the metal of the rod is 2 into 10 की power -4 per degree centigrade, the period of the pendulum will have percentage increase of, यानी आपको पूछ रहा है कि पेंडुलम का टाइम पीरियड है वो कितना इंक्रीज हो जाएगा। तो पेंडुलम के लिए या क्लॉक के लिए हमने पढ़ा था एप्लीकेशंस के अंदर कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पर टाइम पीरियड पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर टाइम पीरियड पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो हमने क्या लिखा था, हमने लिखा था परसेंटेज चेंज इन टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1/2 इंटू परसेंटेज चेंज इन लेंथ, ये लिखा था हमने। और किसके बेसिस पर लिखा था कि t इज इक्वल टू होता है 2π√L अपॉन में g, तो t जो है वो प्रोपोर्शनल हो जाता है L की पावर 1/2 के, तो यहाँ से पावर को हम पहले ले आए थे यहाँ पर 1/2। अब चेंज इन टाइम पीरियड क्या होता है, परसेंटेज चेंज, तो मैं लिखूंगा डेल टी अपॉन में इनिशियल टी मल्टीप्लाइड बाय 100 इज इक्वल टू 1/2 इंटू
परसेंटेज चेंज इन लेंथ यानी चेंज इन लेंथ अपॉन में इनिशियल लेंथ इनटू में 100 हो गया। अब देखो आपको क्या पूछ रहा है, परसेंटेज इंक्रीज पूछ रहा है। तो परसेंटेज इंक्रीज पूछ रहा है पीरियड के अंदर, यानी इसकी वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो इसकी वैल्यू हमें आगे सोल्व करना होगा। ये 1/2 डेल एल को क्या लिखते हैं हम लोग, इनिशियल लेंथ एल नोट एल्फा डेल टी अपॉन में इनिशियल लेंथ एल नोट इंटू में 100। मैं ये अपनी तरफ से एज्यूम करके लिख रहा हूँ क्योंकि यूनिफॉर्म मेटल रोड है, तो इनिशियल लेंथ एल नोट एज्यूम कर ली। एल नोट से एल नोट कैंसिल आउट हो गया, तो आपके पास आ रहा है 1/2 इंटू एल्फा डेल टी है आपके पास चेंज इन टेम्परेचर इंटू में 100 वैल्यू रखेंगे तो 1/2 एल्फा की वैल्यू आपको क्वेश्चन के अंदर दे रखी है 2 इंटू 10⁻⁴ डेल टी चेंज इन टेम्परेचर। तो टेम्परेचर कितना चेंज कर रहा है, वो हो रहा है रूम टेम्परेचर राइजेज बाय 10 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी चेंज जो है वो है 10 का, इंटू में 100 हमने यहाँ पर लिख दिया। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 10⁻⁴ और ये 10⁻+3, तो कितना आ गया आपके पास 10⁻⁻1। और टाइम पीरियड के अंदर चेंज है या आपके पास परसेंटेज चेंज, यानी 10⁻⁻1 यानी 0.1% चेंज मिल गया आपको टाइम पीरियड के अंदर उस पेंडुलम की। क्या आपका स्पेशल आंसर हो गया। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है, इफ ए सिलेंडर ऑफ डायमीटर 1 सेंटीमीटर एट 30 डिग्री सेंटीग्रेड इज टू बी सॉलिड इनटू ए होल ऑफ डायमीटर 0.9997 cm in a steel plate at the same temperature, then minimum required rise in the temperature of the plate is। अल्फा की वैल्यू स्टील के लिए आपको गिवन है। ये क्या बोलना क्या चाह रहा है, ये बोल रहा है कि कोई स्टील की प्लेट है, उस स्टील की प्लेट के अंदर एक होल है जिसका डायमीटर है 0.9997 cm। इसके अंदर एक सिलेंडर है जिसका डायमीटर 1 cm है, उसको डालना है। 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर वो सिलेंडर है आपके पास। तो आपको क्या करना है, इस सिलेंडर को इस स्टील की प्लेट के अंदर जो होल बना हुआ है इस डायमीटर का, उसके अंदर डालना है। तो क्या करना पड़ेगा, देखो आपको क्या करना पड़ेगा, स्टील की प्लेट जो है उस स्टील की प्लेट को आपको हीट प्रोवाइड करवानी पड़ेगी। हीट प्रोवाइड करवाने पर उसका डायमीटर जो है वो मिनिमम 1 cm होना चाहिए, तभी जाकर ये जो सिलेंडर है वो उस स्टील प्लेट के अंदर जो होल बना हुआ है उसके अंदर फिट हो सकेगा। तो कितना हमें टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ेगा वो हमें इस क्वेश्चन के अंदर पूछ रहा है। तो हमें क्या करना है, हमें ये करना है, हमें स्टील प्लेट के अंदर जो होल बना हुआ है उसके डायमीटर को इंक्रीज करना है। डायमीटर को कितना इंक्रीज करना है कि वो उसकी वैल्यू यहाँ से बढ़कर इतनी हो जाए, यानी डायमीटर के अंदर इंक्रीमेंट की बात करें हम लोग, तो डायमीटर के अंदर इंक्रीमेंट जो है डेल डी मैं डायमीटर से लिख लेता हूँ, इंक्रीमेंट जो है वो होना चाहिए 1 cm माइनस 0.9997 cm, यानी हमें जो टोटल इंक्रीमेंट मिलना चाहिए वो टोटल इंक्रीमेंट कितना मिलना चाहिए, 1 cm में से अगर मैं ये माइनस करूँ तो देखो कितना बन जाएगा, 3,000.0 cm, 0.0003 cm इंक्रीमेंट हमें चाहिए। या फिर मैं लिख सकता हूँ 3 × 10⁻⁴ cm इंक्रीमेंट हमें उस डायमीटर के अंदर चाहिए, तब जाकर वो स्टील प्लेट के अंदर फिट हो सकेगा। तो हमें क्या करना है, स्टील प्लेट का टेम्परेचर इंक्रीज करना है। तो स्टील प्लेट का टेम्परेचर कितना इंक्रीज हमें करना पड़ेगा, तो स्टील प्लेट का टेम्परेचर इंक्रीज करने पर इतना उसका डायमीटर जो है वो इंक्रीज होना चाहिए। तो मैं लिख ले रहा हूँ डेल एल इज इक्वल टू एल नोट एल्फा डेल टी, यानी डेल डी इज इक्वल टू डी एल्फा डेल टी। डेल डी है चेंज इन डायमीटर, चेंज इन डायमीटर है 3 × 10⁻⁴ cm
डी यानी इनिशियल डायमीटर स्टील की प्लेट का है 0.9997 cm। एल्फा की वैल्यू आपको गिवन है क्वेश्चन के अंदर। स्टील प्लेट के लिए एल्फा की वैल्यू है 12 इंटू 10⁻⁻6 पर डिग्री सेंटीग्रेड, और चेंज इन टेम्परेचर की वैल्यू आपको वो पूछ रहा है कि रिक्वायर्ड राइज इन टेम्परेचर ऑफ द प्लेट इज। तो डेल टी की वैल्यू आपको यहाँ से फाइंड आउट करनी है, सीएम को मीटर में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। यहाँ से डेल टी की वैल्यू अगर मैं लिखूँ तो डेल टी इज इक्वल टू मेरे पास कितना आ जाएगा, इन सबको इधर ले जाएंगे तो 3 इंटू 10⁻⁻4 अपॉन में 0.9997 इंटू 12 इंटू 10⁻⁻6। ये आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आने वाला है। डेल टी इज इक्वल टू ये बन गया आपके पास। डेल टी जो है वो क्या होता है आपके पास, डेल टी होता है टी फाइनल माइनस टी इनिशियल इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁻⁻4 अपॉन में 0.9997 इंटू 12 इंटू 10⁻⁻6। इसको आगे सोल्व कर लेंगे तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, ये बोल रहा है कि कोई भी दो रोड है, one of aluminium and the other made of steel, having initial length L1 and L2 are connected together to form a single rod of length L1 plus L2। यानी आपके पास कोई दो रोड है, एक जो बनी हुई है वो है एल्यूमिनियम की और दूसरी जो बनी हुई है वो है स्टील की, और दोनों की इनिशियल लेंथ आपको गिवन है। एक की लेंथ है L1 और दूसरे की जो लेंथ है वो है आपके पास L2। ये जो रोड बनी हुई है वो है एल्यूमिनियम की और दूसरी जो रोड आपके पास है वो है स्टील की। कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन फॉर एल्यूमिनियम एंड स्टील आर, इसके लिए जो कोफिशिएंट है वो है अल्फा ए, इसके लिए जो कोफिशिएंट है लीनियर एक्सपेंशन का वो है अल्फा एस। कंडीशन क्या बोल रहा है, if the length of each rod increases by the same amount when their temperature are raised by T डिग्री सेंटीग्रेड। यानी जब दोनों का ही टेम्परेचर इंक्रीमेंट T डिग्री सेंटीग्रेड करते हैं तो दोनों की लेंथ में सेम इंक्रीमेंट होता है, तो आपको ये रेशियो फाइंड आउट करना है। अब इसी चीज को हमें यूज करना है कि जब टेम्परेचर T डिग्री सेंटीग्रेड तक इंक्रीज कर रहा है तो सेम अमाउंट में इंक्रीज होनी चाहिए दोनों ही की रोड की लेंथ। तो इसी कंडीशन को हम यूज करते हैं, हम लिखते हैं कि डेल L1 यानी जो एल्यूमिनियम वाली रोड है उसकी लेंथ के अंदर कितना इंक्रीमेंट हुआ, तो डेल L1 इज इक्वल टू L1 अल्फा ए डेल टी की वैल्यू आपको बोल रहा है T डिग्री सेंटीग्रेड, तो मैंने यहाँ पर लिख ली है T। अगर मैं लिखूं डेल L2 यानी स्टील की जो रोड है उसमें कितना इंक्रीमेंट हुआ, तो डेल L2 इज इक्वल टू हो जाएगा L2 अल्फा एस टी, ये हमने लिख दिया है यहाँ पर। अब वो बोल रहा है कि इंक्रीमेंट जो है लेंथ के अंदर वो सेम हो रहा है, यानी डेल L1 और डेल L2 दोनों की वैल्यू इक्वल है। दोनों की वैल्यू इधर वैल्यू इक्वल है तो इन दोनों को भी इक्वल कर देते हैं। क्या आएगा, L1 अल्फा ए टी इज इक्वल टू L2 अल्फा एस टी। टी से टी क्या हो गया, कैंसिल आउट। यहाँ से हमारे पास बन गया कि L1 अल्फा ए इज इक्वल टू L2 अल्फा एस, यानी L1 अपॉन में L2 इज इक्वल टू अल्फा एस अपॉन में अल्फा ए। अब ये हमारे पास एक L1 L2 के अंदर रिलेशन आ गया अपने पास, ठीक है। अब मुझे ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि फाइंड द रेशियो L1 अपॉन L1 प्लस L2। तो मैं L1 अपॉन L1 प्लस L2 की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करूं, कैसे कर सकता हूं ये वैल्यू फाइंड आउट में, इसी इक्वेशन को यूज में रखते हुए। तो इसी इक्वेशन को यूज में रखते हुए अगर मैं L1 अपॉन L1 प्लस L2 फाइंड आउट करना चाहूँ तो देखो कैसे करेंगे। यहाँ से देखो ऊपर केवल L1 है और नीचे L1 प्लस L2 है, नीचे केवल ऊपर केवल L1 है, नीचे L1 प्लस L2 बनना चाहिए। कैसे बन सकता है, अगर मैं दोनों तरफ +1 कर दूं,
दोनों तरफ +1 करूँगा तो क्या बनेगा, देखो इधर मैं अगर +1 कर देता हूँ तो ऊपर आएगा L1 + L2 अपॉन L2, L1 + L2 अपॉन में L2 बनेगा, जो मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो चाहिए L1 अपॉन L1 + L2। तो मैं इसको उल्टा लिख लेता हूँ, उल्टा लिख लेता हूँ, क्या करें हम, देखो मैं इसको लिख लेता हूँ L2 अपॉन L1 इज इक्वल टू अल्फ़ा A अपॉन में अल्फ़ा S। अब मैं दोनों तरफ ही 1 1 ऐड कर देता हूँ, दोनों तरफ 1 1 ऐड कर देता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इधर एलसीएम लिया हमने L1 एलसीएम लूँगा तो बनेगा L1 + L2 अपॉन में L1 इज इक्वल टू, इधर 1 यहाँ पर अल्फ़ा S एलसीएम लूँ तो क्या बनेगा, अल्फ़ा A + अल्फ़ा S अपॉन में अल्फ़ा S। अब देखो आपको वैल्यू L1 अपॉन L1 + L2 की चाहिए, हमारे पास वैल्यू आ गई है, तो इसको रेसिप्रोकल कर दो, उल्टा कर दो, बिल्कुल क्या हो जाएगा, L1 अपॉन L1 + L2 इज इक्वल टू आ जाएगा अल्फ़ा S अपॉन अल्फ़ा A + अल्फ़ा S। और ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो गया।